सारे रंग हैं, सारे संग हैं। सलामत रहे, तू रोशन रहे, है सबकी दुआ दिल्ली। खुशवंत सिंह ने अपनी किताब दिल्ली में लिखा है कि दिल्ली वाले मर जाएंगे लेकिन ये शहर छोड़कर और रहने कहीं नहीं जाएंगे। ऐसी क्या खास बात है इस शहर में जो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोगों को अपनी ओर खींचती है? इसी सवाल का जवाब पाने की कोशिश करेंगे दिल्ली से जुड़ी कुछ खास हस्तियों के साथ ओनली ऑन दिल्ली दिल से। आज हमारे साथ है भारत के टेलीकॉम मोगल, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड द चेयरमैन एंड ग्रुप सीईओ ऑफ भारती एंटरप्राइजेज और पद्म भूषण मिस्टर सुनील भारती मित्तल। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू दिल्ली दिल से। अच्छा, हमने सुना है कि आपने अपना जो करियर है वो 20,000 रुपए के साथ 18 वर्ष की उम्र में शुरू किया। इज दैट ट्रू? ये सच बात है। तो ये इसकी शुरुआत कैसे 1976 में लुधियाना में इसकी एक तरह फाउंडेशन रखी गई थी। कॉलेज से निकलने के बाद सीधा मैंने अपना व्यवसाय साइकिल पार्ट्स में शुरू किया। उसी से बनते बनते यहाँ तक पहुँचे। तो साइकिल पार्ट से लेकर इतने बड़े टेलीकॉम जायंट तक का जो सफर है ये आपने, आई मीन हाउ डिड यू शिफ्ट फ्रॉम साइकिल पार्ट्स टू टेलीकॉम? यू हैव टू टेल अस दैट। बहुत सारे आई वुड से हैप्पी इंस्टेंसेस हैं, एक्सीडेंट्स हैं। और 1976 में जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया लुधियाना में, तो हीरो साइकिल्स के साथ मेरा एक समझौता था जिसमें उनके लिए मैं पार्ट्स बनाता था। I see. और पहले 2-3 साल मुंजाल साहब के साथ काम किया मैंने। वो भी हमारे गेस्ट रह चुके हैं इस शो में, which is why the Ludhiana and the cycle parts connection. सुनील मेरे क्लास फेलो थे। I see. इकट्ठे पढ़े बचपन में। और उसके बाद जब 2-3 साल के बाद मेरे को लगा कि लुधियाना में जो मेरी अपनी आकांक्षाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, तो फिर मैं कुछ टाइम के लिए दिल्ली आया। I see. और वो एक तरह से मेरा पहला पड़ाव था लुधियाना के बाहर। जी। और फिर दिल्ली के बाद 3-1 साल मैंने मुंबई में लगाए और वहाँ से फिर थोड़ा सा बिज़नेस को एक्सेलरेट किया और फिर वापस आके दिल्ली में जमा। ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में आपने कदम रखा, इसकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन, आइडिया कहाँ से? ये एक हैप्पी एक्सीडेंट रहा। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्टेबल जनरेटर इंपोर्टर होता था उस वक़्त। जी। जबकि सडनली उन दिनों में सरकारी नीतियाँ ऐसी होती थी, कभी खुल रही हैं कभी बंद हो रही हैं। और जैसे आज भी नज़र आता, उस वक्त भी बड़े कॉर्पोरेट इंटरेस्ट रहते थे। तो मेरा एक बड़ा अच्छा चलता चलाता बिजनेस था जनरेटर इंपोर्ट का। तो ओवरनाइट सरकार की एक नीति आई जिसमें उन्होंने उसको बैन कर दिया। तो मेरे पास सडनली overnight you had to think of another idea had to be thought through। नेहरू प्लेस में एक छोटा सा ऑफिस था जो मेरा एक उस वक्त हेडक्वार्टर था। जी। तो अपना बस्ता उठा के फिर निकले हम कुछ और चीज़ ढूंढने के लिए। तो उस वक्त मेरे को ताइवान में एक पुश बटन टेलीफोन दिखा। और तब तक इस देश में रोटरी फ़ोन होते थे। जी। बहुत मुश्किल से मिलते थे। आपको अगर आपको याद होगी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के ज़माने के। जी। तो उससे मेरे को एक इंस्पिरेशन मिली कि इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाना चाहिए। इंडिया अब तैयार है इस तरह की प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। तो इंडिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोन 1982-83 में मैं लेके आया ताइवान से। सो उससे मेरा एक रोमांस टेलीकॉम से शुरू हुआ और फिर बढ़ते बढ़ते आंसरिंग मशीन्स, कॉर्डलेस टेलीफोन्स, फैक्स मशीन्स और फाइनली मोबाइल फोन्स। And the rest, as they say, is history. Rest is history, yes. Right. You've been through so much. आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, एक सिंगल क्वालिटी तो कभी नहीं पॉइंट आउट की जाएगी, बट हार्ड वर्क, पैशन और एक विजन को अगर लेके आप चलिए आगे, तो मेरे हिसाब से आगे चल के सफलता मिलती है। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि अगर आप काम ऐसा करें जिससे आपको खुशी हो। जी। और मेरा एक है कहना, हमारे कंपनी में भी ये चलता है, मंडे मॉर्निंग सिंड्रोम। अगर सोमवार सवेरे आप बहुत खुशी से एक्साइटेड होकर अपने डेस्क के पीछे आएँ, इसका मतलब आप कुछ ठीक कर रहे हैं। और मेरे पिछले करीब 36 साल अब ऐसे ही गुजरे हैं कि हर सोमवार को मैं वेट करता हूँ और सोमवार को अभी भी मैं एक्साइटेड रहता हूँ और काम में खुशी मिलती है। That's amazing. So you get paid to do what you really love. Yes, I would do nothing else. That's the mantra of a good businessman. Mr. Mittal, आपके हिसाब से बिजनेस का पहला और सबसे अहम रूल कौन सा है? I think building credibility. अपने आप को ऐसा credible एक इंसान बनाना ज़रूरी है जी। जिसके ज़रिए फिर आपके पास लोग चले आते हैं। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है
तो लोग आपके पास चल के आते हैं। अगर आपने बहुत साल पहले एक ऐड होती थी जॉनसन निकलसन की, whenever you see color think of us. This was a very powerful advertisement and it sort of stayed with me. मेरे उससे दिलो दिमाग पे बहुत उसका असर था। तो मेरा एक ही होता था कि जब किसी को मिलने गए और ख़ास तौर पे जब बहुत छोटे थे, बहुत छोटा बिजनेस था, कि जब मीटिंग छोड़ के जाएं तो ये आदमी के पास जब भी कभी अपॉर्चुनिटी मेरे एरिया में हो, he should think of you. He should think of me. This was the driving force in building my relationship with the external community. That's very interesting. In fact, Mr. Sunil Mittal, Harvard Business School, London School of Economics और Indian School of Business जैसी academic institution से जुड़े हैं. He is also a member of several premier international bodies जैसे कि Carnegie Endowment for International Peace, Reuters Editorial Advisory Board. He is on the Prime Minister's Council of Trade and Industry. He is a father. He is a very successful businessman. आप इतनी सब चीज़ों के लिए वक्त कैसे निकाल लेते हैं? वक्त निकलना आता है, थोड़ा आजकल मैं मानता हूँ कि स्ट्रेच रहता है, क्योंकि दिन में इतनी चीज़ें करनी होती हैं कि आदमी को लगता है कि थोड़े और घंटे मिल जाएं। बट इफ़ यू प्लान योर सेल्फ वेल, इफ़ यू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ वेल, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक हों तो निकल आता वक्त। इनफैक्ट मेरा ये मानना कि जब भी कभी कोई काम मैंने किसी को देना होता है, जो सबसे बिजी आदमी होता है, अगर उसके पास काम जाए तो हो जाएगा, जिसके पास काम नहीं होता उससे काम होगा ही नहीं। वाह। अच्छा मिस्टर मित्तल, भारतीय एंटरप्राइजेस जो है, इट हैज़ इंटरेस्ट्स इन वेरियस थिंग्स, टेलीकॉम, रिटेल, रियल्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्री प्रोडक्ट्स। आपका अगला कदम क्या है? Where do you go from इस here? वक्त तो टेलीकॉम इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज। एक बहुत मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन टेलीकॉम में फिर से आने वाला है। तो इस वक्त तो पूरी जो कंसंट्रेशन है इस वक्त वापस टेलीकॉम में है। वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डेटा। जी। इसमें जो एप्लीकेशंस टेलीकॉम में आएंगी, ये एजुकेशन, हेल्थ, मोबाइल मनी, कॉमर्स, एम वॉलेट, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं ये बहुत नई हैं और इसके लिए पूरा एक नया स्ट्रेटजिक प्लेटफॉर्म बनाना होगा कंपनी में। द नेक्स्ट फेज इज़ गोइंग टू बी नाउ सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बनते बनते बहुत वक्त लगेगा। अगर आज आप देखिए पूरे देश के लिए 85,000 बैंक ब्रांचेस हैं, सिर्फ 85,000, और एयरटेल के जो आउटलेट्स हैं वो करीब 1.5 मिलियन हैं। सो 85,000 वर्सेस 15 लाख, और बैंक ब्रांचेस कभी 15 लाख बन नहीं पाएंगी, ना बनाने की ज़रूरत है। पर आज हर वो आउटलेट जो है वो बैंक ब्रांच है। आपको जो पैसा है मोबाइल फ़ोन से ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आज जितना भी अरबों रुपये आज इंडिया में मूव होता है उसकी फ़िज़िकल मूव होने की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैन डू इट थ्रू द फ़ोन। We can do it with making telecom as the nodal point. Nodal point. So it's called the mobile banking, mobile money transfer. मिस्टर मित्तल, आप 20 साल से एक टेलीकॉम जायंट चलाते हैं। पिछले 15 सालों में आपने कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में क्या बदलाव देखे हैं दिल्ली में? देखिए, अगर बहुत शुरू में जाएं तो मेरे को याद है घर का नंबर जो था टेलीफोन वो 2 डिजिट था। 2 डिजिट? आई रिमेंबर दैट। सो आपके लिए सो इसका मतलब शहर में, लुधियाना जैसे बड़े शहर में भी 100 से कम फ़ोन थे। ओह माय गुडनेस। और बहुत देर पहले नहीं, 20 साल पहले भी टेलीफोन कनेक्शन लेना बहुत मुश्किल होता था। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास 10 कनेक्शन होते थे साल में टू गिव आउट, एंड दैट यूज्ड टू बी अ बिग डील। एंड फ्रॉम दैट टुडे टू सेलिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फोन्स अ डे। जी। और कंपनियां लोगों के पीछे भागती हैं बेचने के लिए, एक बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा कॉस्ट, यहाँ से न्यूयॉर्क की कॉल 80 रुपये होती थी, यहाँ से मुंबई की कॉल 40 रुपये होती थी। आज पैसों में बात होती है। अमेरिका में 3-4 रुपये हैं, मुंबई 30-40 पैसे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव। और रियल टर्म्स में अगर आप देखें उस वक्त के 80 रुपये और आज के 50 पैसे, तो देयर इज ए मल्टीप्लायर इफेक्ट दैट हैज हैपेंड इन दिस इंडस्ट्री। और पीसीओ बूथ के सामने आप खड़े होते थे, रात को 10 बजे हैप्पी आवर्स होते थे, ट्रंक कॉल लोग उस वक्त सब उसकी इंतज़ार करते थे 10 बजने की, और उसके बाद लाइन्स जैम हो जाती थी बिकॉज सब लोग ट्राई करते थे। ऑल दैट इज़ गॉन। और कई बार हम बिल्कुल इसको गिवन लेते हैं कि ये तो ऐसे ही था, ऐसे नहीं था। आज से 10, 15, 20 साल पहले फ़ोन नहीं मिलते थे, पीसीओ पे जाना पड़ता था, घरों में फ़ोन नहीं आते थे 10-10 साल, 8-8 साल। कहीं आपने घर अपना चेंज कर लिया, नए घर में गए तो बिना फ़ोन के होते थे। अ लॉट हैज़ चेंज्ड। तो ये जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसने दिल्ली वासियों की ज़िंदगी को किस तरह बदल दिया है? आई थिंक इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बहुत बड़ी है। देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टेलीकॉम डेंसिटी एंड द इकोनॉमिक मोमेंटम। दिल्ली में आज मेरे हिसाब से
इकोनॉमिक गेंस हुए हैं और दूसरी तरफ मेरे हिसाब से एक सोसाइटी में कोहेशन आई है। लोगों को प्रोटेक्शन महसूस होती है कि आज फ़ोन हमारे पास है, कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो एकदम किसी को कांटेक्ट किया जा सकता है। जब दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक हुआ था तो उस वक्त टेलीकॉम का एक बहुत अहम रोल था, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो, स्पेकुलेशंस बाहर ना जाएं, कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे दिल्ली में कुछ उत्तेजना हो। तो टेलीकॉम नेटवर्क्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सेफ्टी नेट, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज और दूसरी तरफ से इकोनॉमिक मोमेंटम देते हैं। मेरे हिसाब से आज दिल्ली में किसी को ये सोचना नहीं पड़ता कि मेरे पास टेलीफोन कहाँ से आएगा, मेरी इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से होगी, मेरे बिजनेस लाइंस कहाँ से आएंगी। इट्स अ गिवन नाउ। आई थिंक टू माय माइंड दिल्ली टुडे हैज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड टेलीकॉम नेटवर्क्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक है कि दिल्ली में लगभग 82%, 82% जो है इकोनॉमी जो है वो सर्विस सेक्टर से जनरेट होती है। और इसका मतलब ये भी है कन्वर्सली कि सबसे काबिल लोग जो हैं सर्विस सेक्टर के वो यहीं एम्प्लॉय होते हैं। हाउ हैज़ दैट इम्पैक्टेड अकॉर्डिंग टू यू द लाइफ ऑफ पीपल हु लिव इन दिल्ली? देखिए, मानना कि पैकिंग ऑर्डर में सर्विस इंडस्ट्री इज ऑलवेज एट द टॉप एंड, उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, देन एग्री एरियाज। इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी लोगों की उस हिसाब से होती है। सर्विस इंडस्ट्री की सैलरी और इसलिए उस कॉन्सिक्वेंटली उनका रहन सहन सबसे बेटर होता है। दिल्ली में मैं ये मानता हूँ कि एक अपने आप में एक उसकी एक खूबी है कि ये सर्विस इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करती है। मैन्युफैक्चरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पेरिफेरी में चले गई और करीब करीब बाहर निकल गई है। एनसीआर एंड बियॉन्ड, नोएडा, गुड़गांव, थोड़ा बहुत ओखला में रह गया और थोड़ा बहुत वेस्ट दिल्ली में, वजीरपुर साइड में आप मानिए कि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। पर वहाँ भी मैं देख रहा हूँ दिन बर दिन फैक्ट्रियों की तब्दीली शोरूम्स में हो रही हैं, ऑफिसेज बन रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल जो पीसेज हैं वो पेरिफेरी में जा रहे हैं और सर्विस इंडस्ट्री उसको ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस से। तो इसलिए दिल्ली में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लोगों का रहन सहन बेटर है और उसकी वजह से ओवरऑल आबो हवा और इवॉल्व्ड सोसाइटी एक बन गई है दिल्ली की। इनफैक्ट दिल्ली के 30% घरों में आज कंप्यूटर्स हैं, लगभग 91% घरों में टेलीफोन कनेक्टिविटी है। आज की दिल्ली पहले से कहीं ज़्यादा देश और विदेश से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट इस कनेक्टिविटी में जो बदलाव है इसे आप किस तरह देखते हैं? एनी सोसाइटी, कोई भी सिटी, मेजर मेट्रोपॉलिटन, कम्युनिकेशन स्पाइन के बिना नहीं जी सकती और वो आज दिल्ली में है। फाइबर ऑप्टिक केबल हर स्ट्रीट पे है मोर और लेस। आज मोबाइल कवरेज हर जगह है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हर जगह है। सो इससे एक सोसाइटी में मोमेंटम आता है कि जो दिल्ली में आज है इसका आप अभाव नहीं मान सकते। इनफैक्ट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बन रहा है, कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। ये मानिए कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस है अब। या इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात चली रही है तो आई थिंक आपसे ज़्यादा तो इसकी अहमियत कोई पहचानेगा ही नहीं। पिछले सालों में, आई थिंक 20 सालों में आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या फ़र्क देखा है? देखिए, एक एक्सेलरेशन आई थी एशियन गेम्स के वक्त। उस वक्त एक दम नए स्टेडियम, कुछ नए फ्लाईओवर्स आए और उसके बाद कुछ ठहराव सा आ गया दिल्ली में और लगातार बाहर से लोग माइग्रेट करते गए हैं और आज भी कर रहे हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन, आबादी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में जो व्हीकल्स हैं वो मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता सबको अगर मिला लें उससे भी आज ज़्यादा है। तो इसलिए दिल्ली में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट का प्रेशर है वो तो बना रहेगा सदा। मैं मानता हूँ कि पिछले 10 साल में दिल्ली में एक बार फिर तेज़ी आई है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। आज दिल्ली का एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड है। दिल्ली की सड़कें अब काफ़ी बेटर हो गई हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट इम्प्रूव कर रहा है और फ्लाईओवर्स कुछ और बन गए हैं। मेट्रो की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा। अगर आज मेट्रो नहीं होता और वो सब लोग सड़क पे आज होते किसी ना किसी व्हीकल में, किसी ना किसी वाहन में, तो बहुत दिक्कत हो जाती। सो मेरे हिसाब से पिछले 10 साल में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी आगे बढ़ा है, पर अभी और काम करने वाला है, अभी बहुत और काम होना है और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा प्रेशर रहेगा क्योंकि यहाँ आबादी रुकेगी नहीं, आबादी बढ़ती जाएगी। पर दिल्ली की एक खासियत है जो कि मुंबई जैसे शहरों में नहीं है कि ये चारों तरफ फैल सकती है दिल्ली। मुंबई एक लीनियर सिटी है जहाँ पे एक लिमिटेशंस हैं। एक प्रॉब्लम जो टिपिकली देश की रहती है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसका होराइजन रहता है कि अगले 10 साल तक इसको हम मैनेज कर लें। हमें जाना पड़ेगा 100 साल आगे और दिल्ली जैसे शहर में वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, दिल्ली को जाना पड़ेगा आगे कि अगले 100 साल We have to think much further ahead. 10-20 साल आगे नहीं जाए।
Well, there's a thought. In fact, changes की बात चली रही है तो दिल्ली ने पावर सेक्टर में भी काफ़ी सारे रिफॉर्म्स देखे हैं। यहाँ पावर की पर कैपिटा कंजम्पशन देश में सबसे ज़्यादा है और आज दिल्ली के 99% घरों में बिजली पहुँचती है। How about that? आई थिंक सो। आई मीन लोग भूल जाते हैं आज जब कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बिजली में कभी कमी हो जाती है पीक टाइम पे। दिल्ली में करीब आज से 10-15 साल पहले जाइए तो रोज़ 4-6-5 घंटे बिजली कटती थी। वो ख़त्म हो गया दौर। अब आगे से बहुत बेहतर है बिजली की स्थिति। मेरे को खुद याद है कि रात को उठ के बिजली ऑफिस में, मैं जब वसंत विहार में रहता था, जाना पड़ता था बिकॉज करीब हर दूसरे तीसरे दिन लोड शेडिंग बिजली की दिक्कत रहती थी। वो चले गई है तो इसलिए हमें जहाँ पे गवर्नमेंट को क्रेडिट ड्यू है वो देना चाहिए कि आगे से बहुत बेहतर हो गई है बिजली की स्थिति। और अभी भी कुछ कमी पेशी है वो रहेगी। जैसे मैंने बोला कि डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों के घरों में अगर एक एयर कंडीशनर था 10-10 हैं या प्लांट्स लगे हुए हैं तो डिमांड तो बढ़ती जा रही है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली ने बिजली के मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है और आने वाले टाइम पे मेरे हिसाब से दिल्ली एक ऐसी सिटी होगी जहाँ पे शायद 24/7 बिजली आसानी से मिल पाएगी। Condé Nast ट्रैवल मैगजीन ने दिल्ली को वन ऑफ द बेस्ट ट्रैवल डेस्टिनेशंस, वन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया कहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, दिल्ली में बहुत ही नायाब चीज़ें हैं, बहुत हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और जो टूरिस्ट हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, उनके लिए एक अट्रैक्शन है ये। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, आगे से बहुत अच्छा काम हुआ है। आज जैसे अब शाम को देखिए कुतुब मीनार है, पुराना किला है, लाल किला, इनको लाइट अप किया जाता है। पर इनके अराउंड कुछ और भी चीज़ें की जा सकती हैं और दिल्ली को मेरे हिसाब से जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है वो है उसको खूबसूरत बनाने की, जिसके लिए काफ़ी काम शुरू हुआ है पिछले 2-4 साल से। पर मेरे हिसाब से और काम करना होगा। पर सरकार अपने तरफ से काम करेगी, वो आई थिंक कर रहे हैं। सोसाइटी को भी करना पड़ेगा, दिल्ली को साफ़ रखना पड़ेगा, दिल्ली को अपना मानना पड़ेगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अब भागीदारी स्कीम्स के तहत बहुत कुछ ऐसा चीज़ें पॉसिबल कर दी है, वेदर सिटीजन्स कैन बी डायरेक्टली इन्वॉल्व। बट अगर आपको दिल्ली में कोई 3 चीज़ें बदलनी हो तो वो आप क्या बदलेंगे? आई थिंक दिल्ली को ब्यूटीफाई करना पड़ेगा और कुछ एरियाज, सेंट्रल विस्टाज हैं, वो ऑलरेडी अच्छे हैं। पर अगर आप जैसे जैसे बाहर की तरफ आएंगे पेराफरी में, अभी भी हमारे कुछ पॉकेट्स हैं जो बहुत ही पुराने लगते हैं, जो आज 1960s के 70s विंटेज के अभी भी हैं। उनको ठीक करना पड़ेगा। दिल्ली में एक और बड़ी यूनिक चीज़ है कि हमारे विलेजेस हैं जो लाल डोरा विलेजेस माने जाते हैं, जो बिल्कुल सिटीज़ के अंदर हैं। उनको उन पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। अगर उनको हम ठीक कर पाएंगे उनके अराउंड, जैसे हौस खास विलेज एक ठीक हुआ है, उसको अगर रोल मॉडल बना के हम, चाहे वो मुनीर का विलेज है, चाहे वो कुतुब के पास विलेजेस हैं, इनको अगर ठीक कर लिया जाएगा मेरे हिसाब से तो काफ़ी ठीक होगा। सो आई वुड से ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिल्ली विच इज़ गेटिंग अटेंशन मस्ट गेट एक्सेलरेटेड। ऐसे कौन से स्पॉट्स है दिल्ली में विच आर योर फेवरेट? आप कहाँ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ टू रिलैक्स, टू हैव अ गुड टाइम? खैर बहुत वक्त तो मिलता नहीं है, बट दफ्तर और घर के बाहर जब आप प्रायोरिटाइजेशन मैनेज कर लेते हैं तो फिर आप कहाँ जाते हैं? आई थिंक कुछ यहाँ पे दोस्तों के घर आ जाना रहता है, कुछ बढ़िया होटल्स बने हुए हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। और बहुत मानिए कि कभी कभार पुरानी दिल्ली का चक्कर लगा लिया टू गेट टू द ओल्ड डेज। चांदनी चौक पे एक आध बार कभी चले गए और इधर अपने सिविल लाइन साइड में कुछ दोस्त हैं, वहाँ चले गए। तो डोंट टेल मी, आप इतने बिजी होकर पराठे वाली गली पहुँच जाते हैं कभी ना कभी? गया हूँ, मैं वहाँ भी गया हूँ। ओके मिस्टर मित्तल, आपने लुधियाना से अपना काम शुरू किया, यू वर्कड इन बॉम्बे, यू वर्कड इन दिल्ली। क्या फ़र्क है दिल्ली में बिजनेस करना और बाकी शहरों में बिजनेस करने में? देखिए, लुधियाना में बीइंग अ मच स्मॉलर टाउन देन दिल्ली और मुंबई, एक वेलोसिटी ऑफ बिजनेस इज़ डिफरेंट, इज स्लोअर एंड द स्केल इज़ स्मॉलर। जी, यहाँ पे दिल्ली में मुंबई से स्केल कम है पर दिल ज़्यादा है। यहाँ रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ट्रांजैक्शनल अप्रोच नहीं है, यहाँ पे रिलेशनशिप अप्रोच है एंड मेरे को वो ज़्यादा भाती है। दिल्ली जो है एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस हब है। व्हाट डू यू थिंक अट्रैक्ट्स बिजनेसेस टू दिल्ली, अट्रैक्ट्स पीपल टू कम इन इंटरैक्ट एंड डू बिजनेस इन दिल्ली? आई थिंक दिल्ली में अगर आप 15-20 साल पहले की बात करें तो दिल्ली वॉज नेवर कंसिडर्ड टू बी अ हेडक्वार्टर प्लेस। यहाँ पे बिजनेसमैन थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, चांदनी चौक, सदर बाज़ार, कुछ इंडस्ट्री वजीरपुर, पंजाबी बाग और इधर ओखला में, बट इज़ नेवर कंसिडर्ड एज द मेन हब।
आज मेरे हिसाब से दिल्ली बराबर खड़ी है मुंबई के, शायद किसी हालात में मैं मानूंगा आगे भी मानी जा सकती है। आज ये प्लेस ऑफ चॉइस है एमएनसीज के लिए। कैपिटल सिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ टेरिफिक, एयरपोर्ट बहुत बढ़िया हो गया है, सड़कें खुली हैं, ट्रैफिक इज़ मैनेजेबल, डिस्पाइट कि इतने लोग यहाँ पे रहते हैं, इतनी गाड़ियाँ, उसके बावजूद चलता है ट्रैफिक यहाँ पे। और जनरली अगर आप आबो हवा की बात करें तो अब बहुत क्लीन है आगे से। 8-10 साल पहले काफ़ी पोल्यूशन थी, वो पोल्यूशन ख़त्म हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस स्पेसेस, नए मॉल्स बन गए हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एक अच्छा नया कल्चर डेवलप हो गया है फॉर पीपल टू बी कंफर्टेबल है। तो मेरे हिसाब से आज अगर इंडिया में किसी ने इस्टेब्लिश करना अपना ऑफिस तो 4-5 सिटीज़ सामने आती हैं, उसमें मेरे हिसाब से आज दिल्ली शायद नंबर 1 पे है। वाओ, दिल्ली में आज मिनिमम वेज देश भर में सबसे ज़्यादा है। फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स इट्स 7,722 रुपीज़, सेमी स्किल्ड के लिए यही अमाउंट है 8,528 रुपीज़, और फॉर स्किल लेबर इट इज़ 9,386 रुपीज़। मिस्टर मित्तल, दिस इज द हाईएस्ट फिगर अक्रॉस स्टेट्स एनीवेयर इन इंडिया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली ग्राउंड पे तो इससे भी ज़्यादा लोगों को सैलरी मिलती है, ये तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है। फैक्ट है कि यहाँ आज जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, उसके हिसाब से लोगों को इससे भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और ये एक आउटकम है कि दिल्ली आज एवॉल्व सिटी है, सर्विस इंडस्ट्री लेड है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं यहाँ पे। जब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर तौर पे लोगों की जो डिमांड्स है वो भी बढ़ेंगी, और जो कॉर्पोरेट हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको उसको बीट करना पड़ता है। आज लोगों के लिए उनको सिर्फ मिनिमम वेजेस ही नहीं, अच्छे वर्क फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन देनी पड़ती हैं, एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस, मोर हॉलीडेज दैन अदर प्लेसेस। ये सब एक इवॉल्व सिटी का एक आउटकम है, क्योंकि दिल्ली आज जहाँ पे है, यहाँ पे लोग ये डिमांड कर सकते हैं कि उनको सारे देश से सबसे बेटर सैलरीज मिले और उनका रहन सहन जो है बाकी जगहों से आगे बढ़ चढ़ के हो। मिस्टर मित्तल, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 20 years? ऑन सम बीच, किसी और एग्जॉटिक जगह पे, या फिर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री का झंडा लेके यू विल बी मार्चिंग ऑन और एंड यू विल बी इन दिल्ली? देखिए, दिल्ली से रिश्ता तो जुड़ा रहेगा। अब दुनिया में अभी भी करीब साल में 150 दिन तो बाहर रहता हूँ, मेरा ट्रैवल तो बहुत रहता है, पर वापस यहीं पे आते हैं हर बार कुछ दिनों के बाद। यही इसको रूट मानूंगा अपने। ऑल माई चिल्ड्रन वर बॉर्न हेयर, घर मेरा यहाँ पे है, ऑफिस मेरा हेडक्वार्टर यहाँ पे है, तो दिल्ली से तो जुड़े रहेंगे। अब पता नहीं 20 साल में कहाँ होंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर, बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर और पद्म भूषण जैसे ऑनर से सम्मानित सुनील भारती मित्तल के साथ आज हमारी बातचीत बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। मिस्टर मित्तल, हमसे दिल से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज रियली गुड फन। वेल, दिल्ली और भी उन्नति करती रहे और प्रगति की राह पर बढ़ती रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा। Delhi's my home, this is where I belong. हौसले हम में कुछ कर दिखाने के, रुके ना रुके हम, रुके ना रुके हम। सलामत रहे तू, रोशन रहे है सबकी दुआ, दिल्ली